हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस बार डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लिया है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है, उसमें वर्तमान में हम लोग विज्ञान यानी साइंस सब्जेक्ट को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग 7वीं क्लास कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बता दूं, ये क्लासेस सारी की सारी लेटेस्ट पैटर्न पर अपडेटेड और आसान कंटेंट के साथ आपको कराई जा रही हैं और ये क्लासेस पूरी की पूरी थ्योरिकल है। आगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी क्लासेस मिलेंगी और इनके फ्री हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। नोट्स कहाँ मिलेंगे ये आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं बीजांड की आंतरिक संरचना जो है वो क्या होती है, या बीजों की संरचना के बारे में आपसे पूछ सकता है या कह सकता है बीजों की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है, हम लोग जो बीजांड की संरचना में बीज लेने वाले हैं वो सेम का बीज लेंगे। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि जो आपका सेम का बीज होता है ये बड़ा बीज होता है और इसका अध्ययन कर पाना जो है वो आसान होता है। तो सबसे पहले आप बीज को देख लें। तो ये जो आपका बीज है ये आपका पूरा का पूरा जो बाहरी परत है ये आपका बीजावरण जो है वो कहलाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भ्रूण की। ये आपका पूरा का पूरा भ्रूण है, जिसमें ये आपके बीज पत्र होते हैं, जो कि जो आपका बीजावरण है इसके आंतरिक भाग में होते हैं। इसको हम लोग मूलांकुर के नाम से जानते हैं, जो कि सतह पर होता है। बीज पत्राधार जो कि बीज का आधार होता है, और ये बीज आपकी नाभि होती है, और ये बीजांड द्वार होता है जहां से बीज प्रवेश करता है, और इसको भ्रूणपोष कहते हैं, जिसके द्वारा युग्मनज की क्रिया जो है वो आपकी संपन्न होती है। अब आपका टाइम बिल्कुल भी जाया ना करते हुए हम लोग सीधे थ्योरी के रूप में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ही आसान ये थ्योरी भी आपकी है। सेम का बीज जो है वो कुछ बड़ा होता है, इसलिए इसके सभी भागों का अध्ययन जो है वो आप भली भांति कर सकते हो। सेम के बीज को ध्यान से देखो। जैसा कि आपने देखा है यह आकार में प्रायः मनुष्य के गुर्दे की तरह होता है। बीज के ऊपर एक आवरण होता है जिसे हम लोग बीज चोल कहते हैं। अब आप यहां पर देखोगे ये सवाल भी आपसे पूछा गया है कि जो सेम का बीज होता है इसका मानो कि किस अंग से जो है संबंध होता है, किस अंग की तरह दिखता है। तो ये मनुष्य के गुर्दे की तरह दिखता है। और ये जो आपका बीजावरण होता है, इस बीजावरण को हम लोग बीज चोल के नाम से भी जानते हैं। इसको आप बहुत अच्छे से जो है वो अपने दिमाग में बसा करके रख लीजिएगा। अब आगे आप देखोगे यह बीज को सूखने से या अन्य हानिकारक परिस्थितियों से सुरक्षित रखता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहरी आवरण बन जाता है। जो भी अंदर की क्रियाएं होती हैं, भ्रूणपोष होता है, आपका मूलांकुर होता है, परांकुर होता है, या बीज पत्र होता है, बीज पत्र आवरण होता है, ये सारे के सारे इस तह से आपके ढके रहते हैं। विभिन्न जातियों के सेम के बीजों का आवरण का रंग सफेद या हल्का अथवा गहरा भूरा होता है। आपने ये घर में भी चीजें सुन रखी होंगी कि जो सेम होती है वो आपकी हरी भी होती है और हरी के साथ साथ लाल भी होती है। तो ये जो लाल वाला आपका रंग है यही आपका गहरा भूरा जो है या हल्का भूरा कहलाता है। यह प्रायः जो है वो चिकना होता है। अगर सेम को आपने कभी छू करके देखा होगा तो पूरा का पूरा जो ऊपरी भाग होता है ये आपका चिकना होता है। बीज के अवतल भाग में एक अंडाकार चिन्ह है, जिसे हम लोग जो है वो नाभिका कहते हैं। जो आपका बीज बनता है तो उसमें अनेक तरह के जो टुकड़े होते हैं, जहां पर बीज के जो दाने आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपका आकार होता है यही आपका आकार अंडाकार होता है, ये अवतल भाग में होता है, और ये अनेक टुकड़ों में भी आपको होता है। अगर आप सेम को अपने माइंड में ला रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इस तरह से बीज जो होते हैं ये आपके अंडाकार बीच में आकृतियां यहां पर देखने को मिल जाती हैं। ये सेम के बीज का वह भाग है जहां यह एक फल भित्ति के साथ जो है वो जुड़ा रहता है। मतलब ये बीज आपके सारे के सारे बीच में एक टुकड़े के माध्यम से जुड़े रहते हैं, और वही आपका बीज का फल कहलाता है, या आप यहां पर
बीज के नाम से भी इसको जान सकते हो। सेम के दो बीज पत्रों में से एक बीज पत्र को हटाओ, जहां बीज पत्र जुड़े होते हैं वहां भ्रूण के अन्य भाग जो है दिखाई देंगे, जिन्हें हम लोग मूलांकुर या प्रांकुर जो है वो कहते हैं। अब मूलांकुर या प्रांकुर किसे कहते हैं, तो इसको भी आप यहां पर चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूलांकुर और प्रांकुर की। तो ये आपका मूलांकुर है। जब कोई बीज आपका होता है, बीज को आप फोड़ते हो, या आप ऐसे समझ लीजिए आप चना लेते हो, चने को आप भिगा देते हो, भीगने के बाद क्या होता है, उसके अंदर से जो बाहरी जो आपके रेशे टाइप में जो सफेद रंग का निकल करके आता है, जिसको आप कहते हो बीज अंकुरित हो गए, तो यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका मूलांकुर जो है कहलाता है। अर्थात बीजों का अंकुरण ही मूलांकुर कहलाता है। जब ये एक सतह पर होता है तो इसे मूलांकुर कहते हैं, और जब दो सतह पर हो जाता है तो इसे प्रांकुर कहते हैं, और यही बाद में पौधा भी बन जाता है। अब जहां पर देखोगे ये बीज है, यहां पर इसका अंकुरण हुआ, और अंकुरण के द्वारा ये बाद में क्या बन गया, एक बीज पूरा का पूरा बन जाता है। अर्थात बीजों का अंकुरण ही जो होता है ये आपका प्रांकुर कहलाता है। आप यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि मूलांकुर से जड़ अर्थात मूल बनती है, और प्रांकुर से जो है वो तना अर्थात प्ररोह बन जाता है। मतलब जो जड़ वाला भाग होता है इसको मूलांकुर के नाम से जानते हैं, और जो तना अर्थात प्ररोह वाला आपका भाग होता है इसको हम लोग प्रांकुर के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पिछली बार जो है शॉर्ट में पूछा गया था, 2 नंबर में पूरा का पूरा प्रश्न था, महत्वपूर्ण था। अब अगला सवाल भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बीजों का अंकुरण। तो यहाँ पर पूरा का पूरा अंकुरण, इसकी विधियां, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा DLED BTC ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको DLED BT से संबंधित हर एक अपडेट मिल जाती है, सारी क्लासेज मिल जाती है, क्लासेस की PDF आपको मिल जाती है, और यहां पर ही आपको मिल जाती है पूरी की पूरी CDP की प्लेलिस्ट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के साथ, जिसमें कुल मिलाकर के 18 वीडियोज हैं, जिनमें से 12 वीडियोज आपकी थ्योरी में है, और ये 12 वीडियोज बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ है। CDP का बिल्कुल आपका सोचने का नजरिया बदल देंगे। तो ये वीडियो जरूर देखना, ऑब्जेक्टिव क्लासेज भी कंप्लीट करना, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, जिससे आपको जो है आगे की चीजें भी समय समय से मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे कि बीजों का अंकुरण जो है वो किस तरह से होता है। तो आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा भाई पानी पी लूं, मेरी तबीयत खराब है। तो आप यहां पर देख सकते हो बीजों का अंकुरण। बीज में भ्रूण जो है वो प्रसुप्त अवस्था में होता है, क्योंकि जो बीज होता है आपका, इसके अंदर मूलांकुर जो होते हैं, अर्थात जब आप चने वगैरह को भिगाते हो तो क्या होता है, वो तुरंत तो उसके अंदर मूलांकुर नहीं निकल आते, कुछ समय लगता है। तो यहां पर जो भ्रूण होता है वो प्रसुप्त अवस्था में होता है, किसका, बीज का। एक बात और आपसे पूछना यहां पर चाहूंगा कि पौधे का जनन अंग कौन होता है। तो पौधे का जनन अंग भी कौन सा होता है, ये आपका पुष्प होता है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। किंतु जब बीज को नमी, वायु तथा उचित ताप जो है वो मिलता है, तो बीज के अंदर असक्रिय भ्रूण जो होता है ये आपका सक्रिय हो जाता है, तथा वृद्धि करना जो है वो आरंभ कर देता है, और एक नया व छोटा पौधा निकल आता है। इसी क्रिया को जो है वो हम लोग अंकुरण कहते हैं। अर्थात आप यहां पर समझ सकते हो, जो आपका बीज होता है, बीज को जब नमी, वायु तथा उचित ताप मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में असक्रिय बीज जो होता है वो आपका सक्रिय हो जाता है, और वो क्या होता है, वो पौधा बन जाता है। शुरुआत में छोटा पौधा बनता है, जिसको हम लोग अंकुरण के नाम से जानते हैं। अंकुरण की ये पूरी की पूरी विधि होती है। अब अगला यहां पर महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है कि बीजों के लिए, अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो है वो कौन कौन सी होती है। तो आप पहले इसको अच्छे से चित्र के माध्यम से समझिएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है अंकुरण की आवश्यक परिस्थितियां है। ये आपका बीज था, और अंकुरित हो गया, और ये क्या बन गया, ये पौधा बन गया, और इसमें नीचे जड़ भी जो है वो निकल आई है। तो बीजों में क्या हमें चाहिए, सबसे पहले जल या नमी का होना आवश्यक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपकी हो जाती है तापमान। तीसरी हो जाती है मृदा अवस्था। अगर आप रेत में बीज डाल दोगे तो वो नहीं उगने वाला है, तो उसके लिए मृदा भी आपकी बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या होता है, प्रकाश भी आवश्यक है। प्रकाश की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद वातावरणीय गैस, जैसे आप जल, नमी, तापमान, मृदा, प्रकाश सब कुछ दे दो, और आप वातावरणीय गैस से ना पहुंचे, आप एक शीशे में बंद कर दो, तो पौधे
का अंकुरण नहीं होगा। उसके बाद बीजों की जीवन शक्ति और बीज की ये क्या हो जाती है, आपकी पूरी पूरी संरचना हो जाती है। मतलब प्रमुख रूप से आप बात करोगे तो यहां पर जल, ताप, प्रकाश और मृदा, ये चार चीजें आपकी सबसे आवश्यक हो जाती हैं बीजों के अंकुरण के लिए। चलिए अब हम लोग एक एक को यहाँ पर बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। तो सूखे बीजों को पर्याप्त समय तक गोदाम में जो है वो रखा जाता है। जैसे मूली वगैरह या पालक वगैरह, इनके बीज आप लेने जाते हो तो ये बीज आपको पैकेट में मिलते हैं, तो इनको सुखा करके ही गोदाम में रखा जाता है। इस अवधि में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जब उन्हें बोया जाता है तभी वो अंकुरित होते हैं और उनमें से मूल तथा प्ररोह निकलते हैं। उनके अंकुरण के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है। अब छोटा सा आप एग्जांपल समझिएगा। जैसे आप मूली लगाते हो या आप पालक के बीज लगाते हो, ये कॉमन बीज हैं, आप सबके घर में इनका यूज जरूर किया होगा। तो बीज आप मार्केट से कैसे लाते हो, बीज आप लाते हो मार्केट से सूखे, लेकिन फिर उनको आप बोते हो। बोने के बाद आप क्या करते हो, प्रकाश की भी उपस्थिति होती है, मिट्टी का भी आप बार बार पलीता करते हो। उसके बाद क्या होता है, आप उसमें पानी भी डालते हो। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं होती है सूखे बीज पर। वो जब नम हो जाता है, उसको प्रकाश मिलता है, उसको वायु मिलती है, तो उसका क्या हो जाता है, अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं बीजों के अंकुरण के लिए तीन परिस्थितियां आवश्यक है। पहला पानी, दूसरा वायु और तीसरा उचित तापमान। यह सवाल आपसे पेपर में भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बीजों के अंकुरण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां। ये तीन ऑप्शन होगा और चौथा इसमें ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी। तो आपको क्या लगाना होगा, उपरोक्त सभी जो है लगाना होगा और यही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहला, बीजों को जमने के लिए क्या आवश्यक है, पानी आवश्यक है। तो इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और यही आपको पेपर में डिक्टो लिखना है कि शीशे के आपको 2 गिलास लेने हैं, दोनों गिलासों में थोड़ी रुई या सूखी लकड़ी का बुरादा आपको डाल देना है। दोनों गिलासों में 10-10 सेम या चने के बीज डाल दो। इनमें से एक गिलास में इतना पानी डालो कि रुई या बुरादा अच्छी तरह भीग जाए। दोनों गिलासों को शीशे की प्लेट से ढक दो। गिलासों को 4-5 दिन बाद देखो, जिस गिलास में पानी नहीं था उसमें बीज अंकुरित नहीं हुए। इससे यह सिद्ध हुआ कि बीजों के अंकुरण के लिए पानी आवश्यक है। अब आप छोटी इसको लैंग्वेज में समझिए। आपने 2 गिलास लिए, किसके, कांच के। इसके अंदर एक में आपने थोड़ा सा जो है एक में आपने बीज डाले, इसमें भी आपने बीज डाल दिए, दोनों में 5-10 बीज डाल दिए। उसके बाद इसमें आपने पानी डाल दिया। ठीक है, पानी आप लकड़ी के बुरादे पर भी डाल सकते हो, रुई के माध्यम से भी डाल सकते हो। इसमें आपने पानी जो है वो नहीं डाला है। उसके बाद आपने इसको ढक दिया। ठीक है, इन दोनों पात्रों को ढक दिया। उसके बाद 5-6 दिन के बाद आप इसको ओपन करते हो तो आप क्या देखते हो, जिसमें पानी था इसमें बीज का अंकुरण हो गया है और जिसमें पानी नहीं था इसमें बीज का अंकुरण नहीं होता है। मतलब यहां पर यह चीज सिद्ध होती है कि बीजों के अंकुरण के लिए पानी का होना आवश्यक है। दूसरे नंबर पर है बीजों के जमने के लिए वायु अर्थात हवा आवश्यक है। तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। शीशे के 2 गिलास लो, पहले गिलास को आधा पानी से भर दो, दूसरे में भीगी रुई या भीगा बुरादा डाल दो, 10-10 सेम या चने के बीज डाल दो, गिलासों को ढककर रख दो। 4-5 दिन बाद देखो, पहले गिलास में बीज जो हैं वो फूले हुए हैं, अंकुरित नहीं है, जबकि दूसरे गिलास में रखे बीज अंकुरित हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल तथा वायु मिली। सिद्ध हुआ बीजों के अंकुरण के लिए वायु आवश्यक है। अब समझो, आपने एक ये गिलास लिया और एक ये दूसरा गिलास लिया, इसमें आपने क्या डाल दिए, इसमें भी 10-12-15 बीज डाल दिए, इसमें भी 10-12-15 बीज डाल दिए। इसमें बीज नीचे थे, बीज के ऊपर तक तकरीबन आधा जो बर्तन था वो आपने पानी से भर दिया, अर्थात बीज सारे के सारे डूब गए। इसमें क्या किया आपने, जो पानी हल्का डाला या रुई के माध्यम से या लकड़ी के बुरादे के माध्यम से डाला। अब हुआ क्या, इसमें हवा आपको मिली तो, लेकिन बीज तो सारे के सारे भीगे हुए थे, अर्थात जो बीज थे वो ज्यादा नम हो गए और इसमें बीजों को क्या हुआ, पर्याप्त मात्रा में वायु भी मिलती रही। ऐसे में जहां पानी ज्यादा था तो वो बीज क्या हुए, ये सारे के सारे फूल गए, ये अंकुरित नहीं हुए, जबकि दूसरे पात्र के जो बीज थे वो सारे के सारे अंकुरित हो गए। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर पर पॉइंट है, बीजों को जमने के लिए उचित ताप आवश्यक है। ताप, उचित तापमान की आवश्यकता होती है। आपका सूर्य का ही होता है, स्पेशली सौर ऊर्जा अर्थात सनलाइट का ही अधिकतर
प्रयोग होता है। बीजों के अंकुरण के लिए ताप आवश्यक है। विभिन्न बीज विभिन्न ताप पर जो है अंकुरित होते हैं। जैसे गेहूं का बीज है ये 15 से 30 डिग्री ताप पर जो है अंकुरित हो जाता है। मक्का का बीज जो है ये 32 से 35 डिग्री ताप पर अंकुरित हो जाता है। गेहूं का बीज मई जून, जबकि मक्का का बीज दिसंबर जनवरी महीने में बोया जाता है। और यही वजह होती है कि फसलों का अलग अलग वर्णन होता है। कुछ फसलें जो हैं ये रबी की होती हैं, कुछ फसलें खरीफ की होती है, कुछ फसलें जायद की होती है। फिलहाल आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा एक रबी, एक खरीफ और एक जायद फसल का नाम। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग समय पर ये जो है वो जमती है, अर्थात ताप के अनुसार फसल चक्र अलग अलग निर्धारित होता है। जैसे गेहूं जो है वो मई जून में होता है, तो अगर गेहूं को आप जनवरी दिसंबर में जो है वो बो दोगे तो उसका जो है यहां पर फसल पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि जिसको ताप की ज्यादा आवश्यकता है वो गर्मियों में फसलें होती हैं, जिसको ताप की कम आवश्यकता है वो फसलें आपकी जो हैं वो अन्य महीनों में होती है। तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि बीजों के जमने के लिए उचित ताप की आवश्यकता होती है। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। भाई मेरी तबीयत खराब चल रही है, फिर भी आपके लिए प्रॉपर क्लास लेकर के आ रहा हूं। तो अगर क्लास अच्छी लिखी है तो थैंक यू जरूर लिखना। मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। यार आपसे एक और शिकायत है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहां पर प्लेलिस्ट इस चैनल पर भी बनी हुई है सीडीपी की पूरी, तो यहां से भी आप सीडीपी की क्लासेस जो है वो देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, अपने भाई को सपोर्ट करोगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो जाते जाते एक थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।